हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी आज आपको साइकोलॉजी में पर्सनालिटी के पेपर में मिशेल की थ्योरी के बारे में बताने चल रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वह वॉल्टर मिशेल की थ्योरी है। अब तक आपने बहुत सी थ्योरीज पढ़ी। कोई कॉग्निटिव थ्योरी थी, कोई सोशल लर्निंग थ्योरी थी, लेकिन आज जो हम वॉल्टर मिशेल की थ्योरी के बारे में जानेंगे कि क्यों इनकी थ्योरी को कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। वॉल्टर मिशेल ने जो थ्योरी अपनी दी है उनमें कहीं केली के सिद्धांतों की झलक मिलती है, कहीं बंदूरा के साथ किए गए प्रयोग दिखते हैं। वॉल्टर मिशेल की थ्योरी में केली की थ्योरी के समान समानताएं भी दिखेंगी, क्योंकि केली और वॉल्टर मिशेल जो थे वह सहपाठी रहे हैं, एक साथ काम किए हुए हैं, इसलिए इनका विचारों का एक साथ एक दूसरे पर प्रभाव डालना एक नेचुरल फैक्ट है। वॉल्टर मिशेल का जन्म जो था वो 1930 में वियना में हुआ था। वियना से आपको फ्राइड की भी याद आ रही होगी। वॉल्टर मिशेल का जन्म 1930 में वियना में हुआ था और ये 38 से 1938 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में चले गए थे। इनकी शिक्षा जो है वह ओहायो स्टेट विश्वविद्यालय से हुई थी और इसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया और वहीं फिर ये टीचिंग कार्य में, शिक्षण कार्य में जुट गए। 1983 में ये कोलंबिया गए और 1978 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के नैदानिक मनोविज्ञान विभाग से, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के नैदानिक मनोविज्ञान की ओर से इन्हें एक पुरस्कार भी मिला और इसके बाद इन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जिसमें इन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी पुरस्कृत किया। इनकी जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई, पहली पुस्तक जो थी पर्सनालिटी एंड असेसमेंट, 1960 में पब्लिश हुई। इसके बाद इन्होंने 1993 में 1993 में भी एक बुक लिखी, इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी। मिशेल का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसमें सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव थ्योरी दोनों का मिश्रित रूप दिखाई देता है। इसीलिए इनका सिद्धांत जो है कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी कहलाता है, क्योंकि इन्होंने संज्ञान और सामाजिक अधिगम दोनों के मिश्रण के आधार पर अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया है। मिशेल का जो सिद्धांत है सबसे पहले 1973 में आया और फिर इस पे इन्होंने लगातार संशोधन किया। 1977 में, 1979 में, 1984 में, 1990 और 1993 में। यानी इस प्रकार से आप देखिए कि इन्होंने अपने सिद्धांत में लगातार अध्ययन और संशोधन करने की क्रिया जारी रखी। मिशेल का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है, मिशेल ने जो पर्सनालिटी थ्योरी दी, उसकी कुछ मान्यताएं इस प्रकार से हैं कि मिशेल ने व्यक्तित्व सिद्धांत का जो मॉडल दिया है वह आनुभविक परिणामों से संबंधित है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अनेक सिद्धांत पढ़े जो शील गुणों पर आधारित थे। इन्होंने शील गुण के प्रत्यय को, शील गुण के कॉन्सेप्ट को
नहीं स्वीकार किया है और न ही प्री डिस्पोजिशंस को स्वीकार किया है। पूर्व वृत्तियों और शील गुण को अपने सिद्धांत में नहीं स्थान दिया है। इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में लिखा है कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक सेट के चरों के रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं, यानी जो कॉग्निटिव वेरिएबल्स के सेट हैं उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। मिशेल ने यह भी बताया है कि व्यक्ति जो है अपने वातावरण को स्वयं निर्मित करता है। यहाँ पर इनका विचार कैली के विचार से मिलता है और उसमें वह व्यवहार करता है। जो वह वातावरण डेवलप करता है उसी में वह व्यवहार करता है। मिशेल ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, वैयक्तिक भिन्नताओं को अपने सिद्धांत में स्वीकार ही नहीं किया है, उन्हें महत्व भी दिया है। मिशेल ने जो व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए जो प्रत्ययों को अपनाया है उसमें मुख्य रूप से कॉग्निटिव पर्सन, कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, CAPS मॉडल हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए माइक्रो अप्रोच, सूक्ष्म उपागम का वर्णन किया है। अब हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो मिशेल ने दिया है उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कॉग्निटिव पर्सन के बारे में कि यह संज्ञानात्मक व्यक्ति क्या है। मिशेल 1973 ने व्यक्तित्व के शील गुणों सिद्धांत और व्यक्तित्व के मनोगत्यात्मक सिद्धांत की आलोचना की है और इन्होंने यह भी कहा है कि जो शील गुण और मनोगत्यात्मक प्रत्यय हैं इसके आधार पर जो मनुष्य के बारे में, व्यवहार के बारे में जो प्रिडिक्शन किया जाता है, पूर्व कथन किया जाता है, वह कहीं से भी लाभदायक नहीं है। मिशेल ने इस संबंध में कहा है कि मनुष्य की जो संपूर्ण चित्त वृत्ति, डिस्पोजिशन और ट्रेट्स संबंधी उपागों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या जो की जाती है उसमें यह ध्यान नहीं दिया गया है कि व्यक्तित्व की अपूर्णता। इन्होंने ये कहा है कि जो व्याख्याएं इसके पहले जो एक्सप्लेनेशन या व्यक्तित्व को जो डिफाइन किया गया था, अपूर्णता यानी व्यक्तित्व की अपूर्णता को महत्व नहीं दिया है। इन्होंने व्यक्तित्व के संबंध में जो ये भी कहा है कि जो पूर्व कथन किए गए हैं या इनके आधार पर जो पूर्व कथन किए जा रहे हैं वह न तो उत्तम प्रकार के हैं और न ही किसी प्रकार से लाभदायक हैं। मिशेल ने अपने सिद्धांत में इस प्रत्यय यानी व्यक्तित्व की अपूर्णता को बहुत अधिक महत्व दिया है। मिशेल ने यह कहा है कि कुछ ग्लोबल कॉन्सेप्ट, सार्वभौमिक प्रत्यय होते हैं जिनका जीवन की विभिन्न परिस्थिति में होने वाले व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार से कोई संबंध ही नहीं होता है। जैसे कि इन्होंने कहा है चिंता, आक्रामकता, निर्भरता आदि। और इसके आधार पर, केवल इन प्रत्ययों के आधार पर अगर हम मानव व्यवहार के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो वह उचित नहीं है। मिशेल ने TAT परीक्षण की सहायता से व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व के संबंध में कुछ पूर्व कथन किए हैं और इन्होंने TAT को माना है, स्थान दिया है। TAT आपको पता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये जो मरे और मॉर्गन के द्वारा डेवलप है। इन्होंने ये भी कहा है कि इन परीक्षणों से व्यक्तित्व का मापन करते समय
व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले वास्तविक व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मिशेल 1977 ने ये कहा है कि जो व्यवहार है वह व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और यह आत्म, अहम जैसे फैक्टर्स या प्रतिनिधि के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। जो व्यक्ति से इन्होंने ऐसी चीज़ों को अलग तरह से माना है और इन्होंने आत्मनियंत्रण के प्रत्यय को बारे में कहा है कि आत्मनियंत्रण का अर्थ, सेल्फ कंट्रोल का अर्थ व्यक्ति की उन शक्तियों से है जो वह अपनी स्वयं की क्रियाओं को नियंत्रित करने और चलाने, एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। और इन्होंने, मिशेल ने आत्मनियंत्रण को परिस्थिति परक नियंत्रण यानी उद्दीपक नियंत्रण से अधिक महत्व दिया है। मिशेल ने ये कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार में संगतता होती है या व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता भी होती है और व्यक्ति जो है, जो परिस्थितियां हैं, वह व्यवहार की केवल प्रमुख निर्धारक वही नहीं होती हैं। मिशेल ने यह भी कहा है कि व्यक्ति में एक प्रभावपूर्ण योग्यता होती है, ऐसी योग्यता जो कि वह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में डिफरेंशिएशन कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, सिचुएशन को अंतर कर सकता है। मिशेल ने ग्लोबल ट्रेट्स, सार्वभौमिकशील गुण से व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्रियाओं की जानकारी की बात भी कही है और ये कहा है कि सार्वभौमिकशील गुणों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार के जो कारण होते हैं उनके संबंध में ज्ञान नहीं होता है। मिशेल ने कॉग्निटिव सोशल लर्निंग अप्रोच, संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम उपागम में सार्वभौमिकशील गुणों की सहायता से व्यवहार की व्याख्या की है और सार्वभौमिकशील गुणों को एक इकाई नहीं माना है, बल्कि सार्वभौमिकशील गुणों के स्थान पर इन्होंने जो व्यवहार प्रतिमान, बिहेवियर पैटर्न और संज्ञानात्मक अनुक्रियाओं को महत्व अधिक दिया है। मिशेल 1973 ने जो सामाजिक अधिगम की बात की है उसमें व्यक्ति की निपुणताओं यानी उसकी योग्यताओं को विशेष महत्व दिया है। यह निपुणताएं ऐसी हैं जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सही या उपयुक्त व्यवहार को करता है और व्यक्ति परिस्थिति विशेष में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि परिणाम प्रत्याशाओं के और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति का ध्यान और क्या होगा और परिणामों का मूल्य क्या होगा, उसका आत्म संचालन तंत्र क्या होगा और उसकी योजनाएं क्या होगी। यानी व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है, निष्पादन है, वह परिणाम प्रत्याशा, परिस्थितियों, परिणामों के मूल्य और उसके आत्म संचालन तंत्र, सेल्फ एक्टिवेटिंग सिस्टम इन या रेगुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। मिशेल ने यह भी कहा है कि एक दिया हुआ शील गुण कुछ विशेष परिस्थितियों में ही व्यवहार को प्रभावित करता है और परिस्थितियों के बदलने के साथ ही यह शील गुण परिवर्तित हो जाता है। मिशेल का ये कहना है कि किसी दिए हुए शील गुण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करना त्रुटिपूर्ण होती है क्योंकि वह परिस्थिति विशेष में ही
इस प्रकार के शील गुण को अपना रहा है, जरूरी नहीं है कि वह सभी प्रकार की परिस्थितियों में इसी के आधार पर कार्य करे। मिशेल के सिद्धांत में कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स, संगतता विरोधाभास की बात भी कही गई है। इन्होंने जो प्रत्यय दिया है संगतता विरोधाभास का प्रत्यय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मिशेल ने ये कहा है कि जो शील गुण सिद्धांतवादी हैं उनकी मुख्य मान्यता है कि व्यक्तित्व और व्यवहार की व्याख्या शील गुण और चित्त वृत्तियों के आधार पर की जाती है और उसी आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार की संगतता की व्याख्या भी की जाती है। और इन्होंने यह शील गुण सिद्धांतवादियों की भूल कही है। मिशेल का ये कहना है कि व्यक्ति जो है वह पूर्ण रूप से संगत व्यवहार और शील गुणों और चित्त प्रवृत्तियों के कारण नहीं करता है, बल्कि वास्तव में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, जो संगत व्यवहार होता है, वह इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के मध्य विभेद या अंतर करता है और यह अंतर किस आधार पर करता है? अपने संज्ञान के आधार पर करता है। मिशेल ने जो भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में कहा है वह संज्ञानात्मक संरचना की सहायता के आधार पर बताया है और ये केवल शील गुण और शील गुण चित्त वृत्तियों के आधार पर व्यवहार की व्याख्या सही नहीं मानते हैं। मिशेल ने ये कहा है कि संज्ञानात्मक संरचना और संज्ञानात्मक आदर्श समान अर्थों में नहीं लिया जा सकता है। मिशेल ने अपने सिद्धांत में ये कहा है कि व्यक्ति जो है संज्ञानात्मक आदर्श के बारे में इन्होंने ये कहा है कि यह किसी चित्त वृत्ति के संबंध में सही भविष्यवाणी करने के लिए किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण और चिंतन को जानना बहुत आवश्यक है और यह चिंतन और आदर्श को जब हम समझते हैं तब हमको प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, इन सब के आधार पर जब हम व्यवहार की व्याख्या करते हैं तभी उसके बारे में, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उसके बारे में की गई भविष्यवाणी जो है वह सत्य सिद्ध होगी। अगर हम कुछ पूर्ववृत्तियों, चित्त प्रकृतियों आदि के आधार पर करते हैं तो वह भविष्यवाणी सही सिद्ध नहीं होगी। मिशेल के सिद्धांत का एक प्रत्यय डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, तुष्टि का विलंब, इन्होंने दिया है। मिशेल 1965 ने ये कहा है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में, जो इनका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में इन्होंने ये कहा है तुष्टि का विलंब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मिशेल ने ये कहा है कि तुष्टि के विलंब का अर्थ है कि जो तात्कालिक लाभ मिल रहा है और भविष्य में मिलने वाला अधिक लाभ अथवा वांछित पुरस्कार या परिणाम को छोड़कर व्यक्ति जो है तात्कालिक लाभ से संतुष्ट हो। मिशेल ने इसके बारे में यह बताया है कि भविष्य में व्यक्ति को किस प्रकार का लाभ मिलेगा उसको सोचना वह छोड़ देता है और जो वर्तमान में उसे तात्कालिक लाभ मिल रहा है उससे ही वह संतुष्ट होता है। और मिशेल ने तुष्टि के विलंब को, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन को एक साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का
एक अच्छा संकेत कहा है। मिशेल ने इस संबंध में अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन किए और यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से इसका विलंब या विलंबन विकसित होता है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति जो है कैसे अपने आप में यह डेवलप करता है कि जो बाद में मिलेगा उसके बारे में बाद में सोचता है, बल्कि वर्तमान में जो लाभ उसे मिल रहा है वह उसके द्वारा स्वयं को संतुष्ट करता है। इस संबंध में मिशेल ने कुछ प्रयोग भी किए और अब हम आपको मिशेल के प्रयोग के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं, क्योंकि इस प्रयोग के बारे में जानने पर ही आपको मिशेल का यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिशेल ने अपने एक प्रयोग में एक बच्चे से ये कहा कि जो एक्सपेरिमेंटर है, जो प्रयोग करता है, वह किसी कार्य से दूसरे कमरे में जा रहा है, वह यहाँ पर अभी नहीं रह पाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि आप जब प्रयोगकर्ता के आने की प्रतीक्षा करेंगे तो आपको 2 मिठाइयाँ दी जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको बुलाते हैं तो आप कभी भी बुला सकते हैं, यहाँ घंटी लगी है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको केवल एक ही मिठाई मिलेगी। और इस प्रकार की एक साधारण एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की सहायता से मिशेल ने 4 प्रकार के परिणाम स्वतंत्र चर के प्रभावों से प्राप्त किए। माने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था उसके आधार से जो परिणाम निकले, वह यह देखा उन्होंने कि जो बालक प्रयोज्य था वह मिलने वाले पुरस्कार का स्पष्ट रूप से अनुमान नहीं लगा पाता है। प्रयोज्य जो था प्रयोग की अवस्था में खिलौना खेलने में व्यस्त था, अथवा खिलौने उनके पास हो तो वह उसमें अपना ध्यान लगा लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिठाई मिलनी है उसके नाम, स्वाद आदि के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता है। साथ ही साथ प्रयोज्य बालक जो था वो पुरस्कार के बारे में ध्यान न देकर पुरस्कार के स्थान पर अन्य चीजों के बारे में चिंतन और ध्यान में व्यस्त हो। मिशेल ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं वह व्यक्ति पुरस्कार की अपेक्षा, विलंबित पुरस्कार की अपेक्षा तात्कालिक पुरस्कार को अच्छा समझते हैं और पसंद करते हैं। अपराधी व्यक्ति यह जानते हैं कि विलंबित पुरस्कार की मात्रा ज़्यादा और तात्कालिक पुरस्कार की मात्रा कम होगी, लेकिन वह उतना इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह तुरंत संतुष्टि की दिशा की ओर जाना पसंद करते हैं। मिशेल ने बंदूरा, इसके पहले हमने आपको बंदूरा की थ्योरी बताई थी और बंदूरा के बारे में आपको ये बताया था कि इन्होंने अपने सारे अध्ययन प्रयोगों के आधार पर किए। तो मिशेल ने बंदूरा के साथ भी अध्ययन किया और इन्होंने यानी मिशेल और बंदूरा ने यह देखा कि जिन प्रयोज्यों में, ये प्रयोज्य इनके बच्चे ही थे, उनमें पहले तुष्टि विलंब का व्यवहार नहीं था। जब इन लोगों ने मॉडल को, बंदूरा के अधिकतर प्रयोग मॉडल लर्निंग पर हैं, जब मॉडल को इस प्रकार के व्यवहार करते हुए पिक्चर दिखाई गई थी, उसमें देखा तो इन लोगों ने भी ऐसे ही व्यवहार को व्यक्त किया, यानी तुष्टि के विलंब के व्यवहार को व्यक्त किया।
और इसके लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के चित्रों को दिखाकर इस व्यवहार का अध्ययन किया। और मिशेल ने अनेक अध्ययनों में यह भी पाया कि जब बच्चों की आयु 5 वर्ष से अधिक हो जाती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तब बच्चों में इस प्रकार के विलंब व्यवहार की अभिव्यक्ति आरंभ हो जाती है, क्योंकि इसके पहले यह बच्चा इतना समझदार नहीं होता है। जैसे यानी यहाँ पर मिशेल ने यह स्वीकार किया है कि आयु की में वृद्धि के साथ साथ इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह डेवलप करता जाता है। मिशेल और शोडा 1995 ने CAPS मॉडल को डेवलप किया, कॉग्निटिव अफेक्टिव पर्सनालिटी सिस्टम, संज्ञानात्मक प्रभावी व्यक्तित्व तंत्र। मिशेल ने यह बताया कि संज्ञानात्मक प्रभावी तंत्र की दिशा में जो अनुसंधान कार्य हुए उसके आधार पर ही इस मॉडल की परिकल्पना या इस मॉडल को प्रतिपादित किया गया है। मिशेल 1995 ने यह कहा है कि व्यवहार की भविष्यवाणी या पूर्व कथन के लिए जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियां हैं वह सर्वोत्तम होती हैं। यानी इन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जितनी अच्छी, सहज, सरल और उत्तम भविष्यवाणी जो परिस्थितियां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, यानी वास्तविक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में की जा सकती है, वह अन्य किसी माध्यम से नहीं हो सकती है। मिशेल और शोडा ने व्यक्तित्व के विभिन्न उपागमों और संज्ञानात्मक प्रभावी तंत्र को व्यक्तित्व सिद्धांत में अंतर भी स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व के प्राचीन उपागम जो हैं उसमें व्यक्तित्व की जो व्यवहार की व्याख्या की गई है वह चित्त प्रवृत्तियों के आधार पर की गई है, और व्यवहारात्मक चित्त प्रवृत्ति उपागम में किसी व्यक्ति का जो ट्रू स्कोर, सत्य प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए अनेक परिस्थितियों के विभिन्न आयामों पर इन्होंने जो सत्य प्राप्तांक प्राप्त करने की बात की है, उनका ये कहना है कि अगर हम व्यवहार का औसत निकाल लें, व्यवहार का बिहेवियर एवरेज निकालने के लिए ये इन्होंने कहा है कि विभिन्न प्रवृत्तियों में एक व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार अध्ययन के आधार पर उसका एक एवरेज बिहेवियर ज्ञात किया जाए और तब उसके आधार पर उसके व्यवहार की व्याख्या की जाए। और व्यक्ति की व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मिशेल ने जो मॉडल बताया है कि विशिष्ट मध्यस्थताकारी प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह घटित होता है, और इन मध्यस्थताकारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वह विशिष्ट परिस्थितियों से इंटरैक्शन के कारण व्यवहार को उत्पन्न करती हैं। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है विभिन्न परिस्थितियों के साथ अंतरक्रिया का परिणाम होता है, और विभिन्न परिस्थितियों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उसके व्यवहार का एक जानने का तरीका यह विश्वसनीय तरीका है। और इस प्रकार के उपागम में व्यक्ति की जो बिहेवियर पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न ध्यान दीजिएगा कि किसी एक आधार पर नहीं होता है, उसका व्यवहार प्रतिमान जो कि उसके अनेक प्रकार के व्यवहारों में परिलक्षित होता है, और इसी चीज को मिशेल ने भी अपने सिद्धांत में महत्व दिया है। मिशेल ने यह भी कहा है कि मध्यस्थताकारी इकाइयां जो हैं इन्हें संज्ञानात्मक प्रभावी इकाइयों का नाम दिया जा सकता है,
और यह संज्ञानात्मक प्रभाव इकाइयां लगभग वही हैं जो कॉग्निटिव पर्सन वेरिएबल्स हैं, संज्ञानात्मक व्यक्ति चर हैं। इन संज्ञानात्मक प्रभावी इकाइयों में जैसे जैसे अंतर्क्रिया होती है वैसे वैसे व्यक्ति परिस्थितियों को चुनता है और उनकी व्याख्या करता है। मिशेल और शोडा ने 1995 के अनुसार जो संज्ञानात्मक प्रभावी इकाइयां हैं उनके कुछ प्रकार भी बताए हैं। इनमें हम बात करते हैं इनकोडिंग यूनिट्स की। ऐसी इकाइयां जो आत्म, व्यक्ति, घटनाओं, परिस्थितियों से संबंधित इकाइयों का यह वर्ग है और यह परिस्थितियां और घटनाएं चाहे बाह्य हो और आंतरिक हो, ये उससे संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने प्रत्याशाएं और विश्वास इकाइयों को बताया है। प्रत्याशाओं और विश्वास से संबंधित ये इकाइयां सामाजिक जगत से संबंधित होती हैं और परिस्थिति विशेष में व्यक्ति के व्यवहार के परिणामों से संबंधित होती हैं। यानी ऐसी इकाइयां व्यक्ति की सेल्फ एफिकेसी यानी आत्म सामर्थ्य से संबंधित होती हैं। मिशेल ने प्रभाव से संबंधित इकाइयों का भी वर्णन किया है। यानी ऐसी इकाइयां जो व्यक्ति की भावनाओं और संवेगों से संबंधित है। यह इफेक्ट की बात नहीं है, अफेक्ट की बात है। AFFECT अफेक्ट यूनिट्स की बात है, यानी उसके संवेगों से संबंधित होती हैं। और व्यक्ति की भावनात्मक अनुक्रियाएं से दैहिक अनुक्रियाएं भी संबंधित होती हैं। तो इस तरह से मिशेल ने ये कहा है कि जो भावात्मक अनुक्रियाएं हैं उनमें दैहिक अनुक्रियाएं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस भी सम्मिलित हो जाते हैं। मिशेल ने अपने सिद्धांत में लक्ष्य और मूल्यों से संबंधित इकाइयों का भी वर्णन किया है। मिशेल ने यह कहा है कि इसमें अरुचिकर परिणामों से संबंधित इकाइयां भी सम्मिलित होती हैं। इन्होंने योग्यता और आत्म संचालन इकाइयों के बारे में बताते हुए कहा है कि इसमें ऐसी इकाइयां जो व्यक्ति के ऐसे शक्तिशाली व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो कि वह कर सकता है। इसके अंतर्गत ऐसी इकाइयां भी आती हैं जो उसकी क्रियाओं के संगठन, योजनाओं और नीतियों से संबंधित होती हैं या उसके प्रभावी परिणामों और आंतरिक परिणामों से संबंधित होती हैं। मिशेल ने जो व्यक्तित्व तंत्र की संरचना की अंतर्क्रियाएं, परिस्थितियां, विशेषताएं, इन सब के बारे में बताया है और यह बताया है कि अंतःक्रियाएं जो होती हैं विशिष्ट गतिकी और प्रक्रियाओं को क्रियाशील बनाती हैं, जिससे व्यक्ति जो है अपनी सामाजिक परिस्थितियों, अनुभवों और प्रतिमानों के रूप में इनको चुन सकता है, प्राप्त कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है, यानी व्यवहार कर सकता है। मिशेल के जो व्यक्तित्व सिद्धांत है, इस बारे में मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि मिशेल ने अपना अध्ययन प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर दिया है, इसलिए यह वास्तविक जीवन की अवस्थाओं या परिस्थितियों से संबंधित है। मिशेल ने चूंकि प्रयोगात्मक अध्ययनों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है, इसलिए इनके सिद्धांत की वास्तविकताओं को मनोवैज्ञानिकों ने महत्व दिया है। मिशेल ने अपनी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा परिवर्तित किया है
और इन्होंने पुनर्बलन की क्रिया सूचना पर आधारित मानी है, न कि साहचर्य पर। यानी इन्होंने इंफॉर्मेशन को इसमें महत्व दिया है। मिशेल ने यह भी विचार दिया है कि मनुष्य जो है अपने इन्वायरमेंट को डेवलप करता है, यानी अपने वातावरण को निर्मित करके उसमें वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मिशेल ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति के व्यवहारों को अर्जित बताया है और व्यक्ति जो है इसे रूपांतरित भी करता है। मिशेल ने अपना जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिकों ने कुछ आलोचनाएं भी की हैं। मिशेल का जो सिद्धांत है, आलोचकों का ये कहना है, जो मिशेल के सिद्धांत पर आक्षेप है वह यह है कि मिशेल का जो सिद्धांत है वह बहुत ही छोटा सिद्धांत है। और मिशेल के सिद्धांत पर यह भी आक्षेप है कि मिशेल का जो सिद्धांत है वह पूर्ण डेवलप सिद्धांत नहीं है, यह निर्माण की अवस्था में है। यानी इसके आधार पर किसी भी प्रकार की बिहेवियर का जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार का सामान्यीकरण करना मिशेल के सिद्धांत के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने उचित नहीं माना है। मिशेल ने अपने सिद्धांत में दैहिक कारकों का कोई भी महत्व, दैहिक कारकों को कोई महत्व नहीं दिया है। हम देखते हैं कि मिशेल का जो सिद्धांत है इसमें इन्होंने न तो दैहिक कारकों को महत्व दिया है और न ही अंतर्द्वंद, सक्रियकरण, इसको महत्व दिया है। साथ ही साथ आप यह भी देख रहे हैं कि मिशेल के सिद्धांत में अन्य व्यक्तित्व सिद्धांतवादियों की तरह कहीं भी व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का भी कोई वर्णन नहीं किया गया है। साथ ही साथ मिशेल के सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार के व्यवहार को व्यक्ति अर्जित करता है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। मिशेल ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में, जो मिशेल ने अपनी पर्सनालिटी थ्योरी दी है, व्यक्तित्व सिद्धांत दिया है, इसमें एक्चुअल सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव थ्योरी माने सामाजिक अधिगम और संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक अभूतपूर्व मिश्रण या संगम देखने को मिलता है। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है वह सोशल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी के मिश्रण के आधार पर ही कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना गया। और इन्होंने बहुत कम प्रत्यय, जैसे आपने देखा कि संज्ञानात्मक व्यक्ति, संगतता विरोधाभास, तुष्टि का विलंब और CAPS मॉडल, बस 4 प्रत्यय लिए हैं और इसी के आधार पर इन्होंने अपने पूरे व्यक्तित्व सिद्धांत की व्याख्या कर दी है। जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को हम देखते हैं तो उसमें यह पाते हैं कि अनेक प्रत्यय होते हैं और साथ ही साथ व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का भी वर्णन होता है। मिशेल ने यद्यपि व्यक्तित्व भिन्नता को स्वीकार किया है, साथ ही साथ यह भी बताया है कि व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक सेट के आधार पर जो व्यवहार करता है, इस रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन बचपन के अनुभव, द्वंद्व, तनाव, चिंता, इन सब प्रत्ययों के आधार पर
अपने सिद्धांत की व्याख्या करने का मिशेल ने कोई प्रयास नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि यह इनके आधार पर व्यक्ति के कुछ विशेष व्यवहारों की व्याख्या जरूर हो सकती है, लेकिन इनके आधार पर पूर्ण व्यवहार नहीं बताए जा सकते। इसीलिए जो मिशेल का सिद्धांत है, इसको मनोवैज्ञानिकों ने पूर्ण विकसित सिद्धांत न कहकर केवल निर्माणाधीन यानी एक तरह से डेवलपिंग प्रक्रिया इसको माना है। पूर्ण डेवलप सिद्धांत या थ्योरी के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया है।